नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियो में पढ़ा है कि कैसे भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन होता है। हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया, हमने डचों के बारे में पढ़ लिया, हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिया और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के अंदर यानी कि उत्तर मुगल काल के दरमियान जो भारत की स्थिति थी वो कैसी रही। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो उत्तर मुगलकालीन शासक थे वो कमजोर निकले। उनमें ऐसी पावर नहीं थी कि वो पूरे मुगल साम्राज्य को एक करके रख सके। एक के बाद एक नए शासक आ रहे हैं और वो भी कठपुतली शासक थे, तो उनके अयोग्य होने के कारण क्षेत्रीय राज्य का उदय हो रहा है उसमें और नई नई शक्तियां वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसी टाइम पर अंग्रेज भी आ गए, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि भारत में नई शक्तियों का उदय हो रहा था। उनके बारे में हम इस टॉपिक में आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखते थे वो 18वीं सदी में भारत कैसा था। पाकिस्तान के लिए तो अपने भारत का हिस्सा था। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली में कौन थे? मुगल बादशाह। अब क्या हो गया, अगर 18वीं सदी के अंदर नई शक्तियों को उदय हुआ, जिसमें था एक था अवध, एक बंगाल, इधर आ जाएगा कर्नाटक में मैसूर राज्य, इधर मराठा है ही ऑलरेडी, इधर एक नया राज्य हो जाएगा निजामशाही हैदराबाद, इधर सिंध आ जाएगा और इस वाले एरिया में सिख राज्य, रणजीत सिंह का। ठीक है, इसके अलावा मेन तो यही है, बाकी छोटे छोटे हैं उनके बारे में अपन जैसे टॉपिक के अंदर कोई इंपोर्टेंट स्टेट रहा तो उसके बारे में अपन पढ़ लेंगे। मराठा साम्राज्य ये भी कहीं चार भागों में बट गया था। ग्वालियर की सिंधिया है और इंदौर के होलकर, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले और ये गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़। तो ये इनके बारे में अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब जो आए लेक्चर है और इसमें देखो क्या हो रहा था, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा। अब स्टार्ट करते हैं बंगाल से। तो बंगाल स्टार्ट करते हैं। बंगाल से क्योंकि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी बंगाल के नवाब। देखो 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल में एक व्यक्ति है मुर्शीद कुली खान, इसको दीवान बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाए? दीवान बनाकर बंगाल भेज दिया जाता है। लेकिन 1717 के अंदर उस टाइम था फर्रुख शेख,
टाइम पर क्या बन गया, ये मुर्शिद कुली खान दीवान की जगह सूबेदार बन गया। इसने इसको सूबेदार बना दिया और सूबेदार से फिर बाद में क्या हो गया, ये नवाब बन गया। क्या बन गया, नवाब बन गया। इसका जो टाइम पीरियड है, मुर्शिद कुली खान का बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान टाइम पीरियड 1717 से 1727 ईस्वी। इसने क्या किया देखो, इसने 1719 में उड़ीसा को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ट्रांसफर करे ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसने बंगाल में सिस्टम लागू किया लगान व्यवस्था का, लगान लेने का, इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब होता है ठेके पर देने की व्यवस्था स्थापित की। यानी एक किसी व्यक्ति को ठेका में दे दिया जाता है कि लगान इकट्ठा करने का काम। ये व्यवस्था स्थापित की थी बंगाल के अंदर किसने, मुर्शिद कुली खान। याद रखना। अब देखो जो दूसरा नवाब आएगा, जो इसका दामाद था कौन, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कौन था, ये मुर्शिद कुली खान का दामाद। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, सुजाउद्दीन, जो कौन था, इसका दामाद था मुर्शिद कुली खान। इसने क्या किया, बिहार को अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अब देखो सुजाउद्दीन का एक पुत्र था सरफराज खान। सरफराज खान। इसके बाद ये नवाब बनता है। इसका टाइम पीरियड है 1727 से 1739। इसके बाद ये नवाब बना, लेकिन बिहार में एक व्यक्ति था पटना में, पटना का नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया सरफराज के खिलाफ। और सरफराज और अलीवर्दी खान में युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। जिसमें अलीवर्दी खान जीतता है, सरफराज खान हार जाता है। और क्या करता है, ये बंगाल की गद्दी हथिया लेता है। कौन, अलीवर्दी खान। अब ये बनेगा बंगाल का नवाब, सरफराज खान को हरा। ये देखते हैं, देखो नोट कर लो।
1739 से 1756 टाइम पीरियड इसका। तीसरा नवाब है, इसके बारे में देखो। बंगाल का सबसे योग्य नवाब, इसने क्या किया, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की। इसका मतलब है कि अंग्रेजों को अगर आप छेड़ोगे, यानी मधुमक्खी को अगर आप छेड़ोगे तो वो डंक मारेगी, नहीं तो अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग हो तो शहद देगी। उसी प्रकार अंग्रेज जो थे कि अगर उसका उपयोग करें, उसका उनको छेड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, डंक मारेंगे, यानी कि हमें चोट हो जाएगी। वो अगर उनका सही तरीके से उपयोग लें तो वो अपनी यूजफुल है अपने लिए। शहद जैसे मधुमक्खी शहद देगी, उसी प्रकार की क्या करेंगे, अपन को लाभ देंगे। ये मानना था अलीवर्दी खान का। अब देखो क्या हुआ 1751 में, इससे पहले देखो इसने क्या किया, 2 लाख रुपए मुगल बादशाह को देकर अपने पद की मान्यता प्राप्त। अपने पद की मान्यता प्राप्त 2 लाख रुपए रिश्वत खिला दिए मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला रोशन अख्तर को, और अपने पद को क्या करा लिया, स्वीकृत करा लिया इसने। क्योंकि इसने नवाब को पुत्र को मार कर खुद नवाब बनाता है, तो उस अपने पद को स्वीकृत कराने से क्या किया, सेफ हो गया, कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता रिश्वत खिलाकर। अब क्या हुआ 1751 में मराठा सरदार रघुजी का आक्रमण हुआ। रघुजी का आक्रमण हुआ कब, 51 में। इस टाइम पर जो पेशवा थी, वो पेशवा है बालाजी बाजीराव। इस टाइम पर मराठा पेशवा कौन है, मराठा पेशवा की बात करें, सरदार के सरदार तो ये था सेनापति, पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, इन्होंने राघोजी को भेजा किस पर, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए। आक्रमण के बाद क्या हुआ, जो मुर्शिद कुली खान था उसने 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देने व उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को सौंपने का वादा किया। उसको आक्रमण हो गया बंगाल पे। आक्रमण के बाद क्या हुआ, उसे 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में, याद रखना किसके रूप में, चौथ के रूप में देने व उड़ीसा का क्षेत्र देने का वादा किया। अब चौथ क्या होता है, चौथ होता है अपने उपज का 1/4 भाग, यानी चौथा हिस्सा, उपज का चौथा हिस्सा, यानी कि 25%। मराठा जहां भी जाते थे वहां दूसरे क्षेत्रों में, तो वहां से क्या करते, चौथ वसूल करते थे। याद रखना, राजस्थान में भी करेंगे। ठीक है, ये था अलीवर्दी खान। अब देखो इसके बारे में, देखो जो अलीवर्दी खान है इसकी 3 पुत्रियां थी। कितनी, अलीवर्दी खान 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों को जिनमें से
एक को तो दिया उसने पूर्णिया, पूर्णिया की, दूसरी को ढाका और तीसरी को पटना। बड़ी बड़ी को पूर्णिया, दूसरी ढाका और तीसरी पटना के नवाब के यहाँ पर उनकी शादी करवा दी। अब इसके कोई पुत्र नहीं था रिवर्दी खां के, तो उसने जो छोटी पुत्री थी उसके पुत्र सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया इसको, सिराजुद्दौला। ये यहां तक याद रखना। अब आगे देखो, इसे नोट करो। आगे देखते हैं अपन। सिराजुद्दौला की बात करते हैं ना। सिराजुद्दौला, इसका टाइम पीरियड है 1756 से 17, एक साल का टाइम पीरियड होंगे। अब तो जब नवाब बना था तब इसके कुछ विरोधी थे, एक थी इसकी मौसी और एक था पूर्णिया का नवाब। मौसी का नाम है घसीटी बेगम, और ये था सोगत अब इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया। इसमें ये हार जाता है और ये जीत जाएगा। ये युद्ध होगा मणिहारी का युद्ध होगा, याद है, ठीक है। इन विरोधियों से निपटने के बाद अब सिराजुद्दौला का ध्यान जाएगा अंग्रेजों की तरफ। अब मेन जो पढ़ना है पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। अंग्रेजी हेडिंग होगी वो होगी अंग्रेजों के साथ संघर्ष। देखो यूरोप में क्या है कि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 63, किन के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। इसको लेकर, कनाडा को लेकर। अब इसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिलता है कि क्या 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 अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने अपने अपने क्षेत्रों की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। किलेबंदी करना शुरू कर दिया। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनको धमकी दी, इनको अंग्रेजों को, इनको किया किलेबंदी ना करें, किलेबंदी ना करें। जिनमें से फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज ना माने साहब, इन्होंने बात नहीं मानी सिराजुद्दौला की धमकी का, कोई असर नहीं हुआ। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि ये पता चल गया कि ये लातों की बहुत बातों से नहीं मानने वाले, तो 4 जून 1756 को
सेना लेकर इनकी जो कोठी थी, अंग्रेजों की कोठी कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद 20 जून 1756 को कलकत्ता में जगह है फोर्ट विलियम, इस पर आक्रमण कर दिया। 4 जून को तो कासिम बाजार पर और 20 जून को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर। अब देखो यहीं पर एक घटना देखने को मिलती है अपन को, काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना। देखो ये फोर्ट विलियम है, ये किला है। इसकी एक पहली मंजिल पर एक कमरा था 18/10/14 का, 18/14 का। इसमें क्या किया सिराजुद्दौला ने, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया इस कमरे में। 18/14 के 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अगले दिन जाके देखा तो इसमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा थे। कितने? 23 जीवित थे वाली। एक दिन बंद कर दिया, दूसरे दिन जाके देखा, खोल के देखा 23 जीवित थी। इसी घटना को काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल पूछ रहे, काल कोठरी घटना पूछ रहे, तो कब हुई थी? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के एक 18/14 के जो कमरा था, एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से 23 केवल अगले दिन 23 ही जीवित निकले। इसी घटना को काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है। तो यह घटना है, इस घटना का उल्लेख किसने किया है? एक अंग्रेज है, हॉलवेल। इस घटना को उल्लेख हॉलवेल ने किया है, और कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। केवल एक व्यक्ति है हॉलवेल, इसने इस काल कोठरी की घटना का उल्लेख किया है। बाकी कहीं भी इतिहास में किसी भी पुस्तक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। याद है, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि फोर्ट विलियम पर किसका अधिकार हो गया? सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, कलकत्ता पर अधिकार हो गया। उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। क्या कर दिया उसने? कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। याद रखना, किसने किया? सिराजुद्दौला ने। आगे देखो, इसे नोट डाउन करो। देखो आगे देखते हैं आप। इधर सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? फोर्ट विलियम को जीत लिया, काल कोठरी घटना हो गई है, उसका नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। अब यहाँ मद्रास है, यहाँ पर ये मद्रास, ये बंगाल है। यहाँ की घटना मद्रास पहुंची कि बंगाल में ऐसा ऐसा गठित हो गया। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी है क्लाइव,
और वोटसन दो हैं। ये क्या करेंगे, सेना लेकर बंगाल आएंगे। कहाँ आएंगे, बंगाल आएंगे। यहाँ पर है मद्रास, मद्रास से आएंगे क्लाइव और वोटसन। ये सेना लेकर कहाँ पहुंचेंगे, बंगाल। बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध के बाद क्या होगा, सिराजुद्दौला हार जाता है। मतलब इतने बुरी तरह हारे कि युद्ध परिणाम नहीं निकलता, लेकिन अंग्रेजों का परिणाम भारी देता है। सेना लेकर पहुंचेंगे कहाँ, बंगाल में। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे। युद्ध के बाद क्या होगा, एक संधि होगी, अलीनगर की संधि। इस संधि के तहत क्या हुआ, इस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या मिला, अंग्रेजों को पुराने अधिकार वापस मिल गए। अंग्रेजों को पुराने अधिकार वापस प्राप्त हो गए। लेकिन जो क्लाइव है, क्लाइव वाटसन, वो यहां तक ही नहीं रुके। उनका मकसद इस सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, एक षड्यंत्र रचा। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे देखो। एक था मीर जाफर, ये कौन था, ये नवाब का सेनापति था, नवाब का सेनापति। अंग्रेजों ने क्या किया, इसको लालच दे दिया साहब कि हम तुझे नवाब बना देंगे तो हमारा साथ दे। एक था यार लतीफ, ये का अधिकारी था। एक था जगत सेठ, ये बैंकर था। यार लतीफ, जगत सेठ। एक अमीर चंद था, ये व्यापारी था। इसके अलावा एक और बचा, एक व्यक्ति और है राय दुर्लभ। ये नवाब का दीवान था। ये सारे प्रमुख व्यक्तियों को इसने क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया, षड्यंत्र में शामिल कर लिया और कहा कि इसको कहा कि हम नवाब बना देंगे तेरे को। बादशाह को कहा, इसको कहा कि तेरे को मालामाल कर देंगे, इसको मालामाल कर देंगे। अमित चंद ने कहा कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे नवाब का आधा खजाना मिलना चाहिए। पर ठीक है, इन सब क्या कर दिया, अंग्रेजों ने लालच दे दिया और षड्यंत्र रच दिया। अब षड्यंत्र के बाद क्या हुआ, युद्ध होगा। फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में, जून 1757 में, 23 जून 1757। अब देखो इन व्यक्ति के नाम नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कहाँ हो गए, बंगाल के नदिया जिले में। कहाँ पे,
नदिया जिले में, बंगाल में, आधुनिक बांग्लादेश में, यहाँ पर भागीरथी नदी किनारे। कौन सी नदी? भागीरथी। नदी का नाम गंगा नदी। भागीरथी के स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। जबकि असली नदी कौन सी है? गंगा नदी किनारे। ठीक है, गंगा नदी आ जाए या भागीरथी नदी आ जाए, एक ही बात है। प्लास के नाम क्या पड़ा? ये प्लास के पेड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब देखो, एक तरफ है नवाब की सेना, एक तरफ है अंग्रेज। बंगाल नवाब की सेना में है मीर जाफर, मीर जाफर है कि लाल चंद, मीर जाफर, मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसिस सैनिक। ये है, इधर तक लाइव वाटसन। इधर सैनिक की संख्या थी 50,000 और इधर थी 5,000। अब देखो, ये तो व्यक्ति था, ये तो बिल्कुल ही वो था, षड्यंत्र में शामिल था। इसका मकसद क्या था? नवाब को हराना। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इन्होंने षड्यंत्र बना रखा था इसने तो कि युद्ध होगा तो युद्ध में क्या है, सेना को शामिल ही नहीं करना। इसके अंडर में काफी सारे सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे, पूरा सैनिक का कमांडर था, सेनापति था, सारी सेना इसके अंडर में थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? सिराजुद्दौला ये लड़ रहे, ये मीर मदान लड़ रहा है, मोहनलाल लड़ रहा है, फ्रांसिस सैनिक लड़ रहे हैं। लेकिन क्या है, जो मेन सेना थी 50,000 की, ये लड़ी ही नहीं। और क्या हुआ कि युद्ध हार गए। इसमें ये तो क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है इन दोनों। और नवाब क्या है? नवाब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यानी कि युद्ध युद्ध नहीं था ये। इधर 5,000 सैनिक है, इधर 50,000 है। 50,000 के इसमें थोड़े से सैनिक तो नवाब और इनके पास है, तो बाकी बड़ी सेना है वो मीर जाफर के पास है। वो बिल्कुल यूं की यूं खड़ी की खड़ी रही, क्योंकि ये षड्यंत्र में शामिल था। इसमें नवाब क्या क्या होता है, नवाब की सेना हार जाती है, 50,000 तो रिजर्व है, बाकी जो बचे कुछ सैनिक है वो लड़ते हैं, वो मारे जाते हैं। नवाब क्या करता है? अपनी जान बचाकर भागता है। कहा जाता है कि ये ऊंट पर बैठ के भागा यहाँ से। कहा के कौन जानवर पे? ऊंट पर बैठकर भागा। और राजधानी में जाकर मीरन द्वारा, मीरन कौन था ये? मीर जाफर का पुत्र था ये, मीर जाफर का पुत्र। मीरन द्वारा नवाब की हत्या कर दी जाती है। यानी कि ये युद्ध युद्ध नहीं था, ये ऐसा युद्ध था जो लड़ाई नहीं है, बिना लड़े अंग्रेज जीत गए, क्योंकि बड़ी सेना जो थी वो लड़ी ही नहीं। अंग्रेजों ने आसानी से इस युद्ध को जीत लिया। और राजधानी में मीरन द्वारा, जो कि मीर जाफर का पुत्र था, इसके द्वारा नवाब की हत्या कर दी जाती है। और अब अगला नवाब बन जाएगा कौन? मीर जाफर। ठीक है, अब आगे देखो।
मीर जाफर। ये क्या बन गया, ये से ये क्या बन गया, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसको नवाब बना दिया, इसलिए इसे क्लाइव का गधा भी कहते हैं, क्लाइव का गधा, ये क्लाइव का गीदड़। इसको मीर जाफर। अब देखो क्या हुआ, 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है, काफी सारा सेना सोना लेके जाता है, धन लेके जाता है। जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ था कि जो नवाब का खजाना था, उन 10 नवाब के खजाने को इन लोगों ने बांट लिया, इसमें काफी सारा धन तो इसको क्लाइव को प्राप्त हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ कि 24 परगने की जागीर प्राप्त हो गई थी, काफी बड़ा क्षेत्र उसके हाथ में किया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि खुद डायरेक्ट शासन ना करके किसी और को शासक बना दिया, और था मीर जाफर। अब क्या हुआ, क्लाइव चला गया, क्लाइव इंग्लैंड चला गया, उसके बाद क्या हुआ, हॉलवेल वो बना, हॉलवेल अस्थायी गवर्नर बन गया, और उसने क्या किया, नवाब से धन की मांग की, और धन की। ऑलरेडी लूट लिया नवाब का खजाना, सिराजुद्दौला खजाना। उसके बाद मीर जाफर खजाना बना, वो नवाब बना। उसके बाद इसने क्या किया, हॉलवेल ने मीर जाफर से और खजाने की मांग की, धन की मांग की, ऐसे गवर्नर बना तथा नवाब से धन की मांग की। यानी कि इस टाइम पर जो कंपनी का शासन था वो लूट का शासन था, लूट रही है इंडिया को पूरी तरीके से, मतलब मीर जाफर को कंगाल बना देगी। तो मीर जाफर के पास क्या रहा, मीर जाफर के पास अपने सैनिकों, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं बचा उसके पास। मीर जाफर के पास क्या हुआ, तनख्वाह लेने के लिए धन नहीं बचा। मीर जाफर ने क्या किया, अपने दामाद मीर कासिम से धन मांगा, अपने दामाद मीर कासिम से धन मांगा। मीर जाफर ने, इसका दामाद है मीर कासिम से धन मांगा। उसी टाइम क्या हुआ, एक नया गवर्नर आ गया 1761 में, उसका नाम है वेंसिटॉर्ट। नया गवर्नर बदल रहा है। इसने क्या किया, इसने देखा कि जो नवाब है उसके पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि उसके दामाद के पास काफी सारा पैसा है। इसने ये देखा तो क्यों ना हम इसके दामाद को नवाब बना दें, ये तो वो है, फुकरा है मीर कासिम, मीर जाफर, तो इसको दामाद को बना, इसके पास पैसा है, इसको लूटेंगे। तो उसने क्या किया, वेंसिटॉर्ट ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम को
नवाब बना दिया। और मीर जाफर क्या किया, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की पेंशन देकर, पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया कि आप कल 15,000 रुपये लो और कलकत्ता में लो, आपकी कोई जगह नहीं है। मीर जाफर, देखो आपने मीर कासिम को बना दिया नवाब। अब देखो ये मीर कासिम को मीर जाफर हो गया, मीर कासिम पढ़ लीजिए। इसने क्या किया, नवाब बनने की खुशी में अंग्रेजों को धन दे दिया, वेस्टर्न गार्ड को और क्या नाम है हॉलवेल को काफी सारा धन दिया, 50,000 पौंड उसको दे दिया, 50,000 पौंड, खूब सारा धन दे दिया, कुछ जागीर दे दी। इसके अलावा इसने कुछ 3 जागीर हैं, वो देखो इसने क्या किया, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीनों क्या दिया, अंग्रेजों को दे दिए। नवाब बनते वेस्टर्न गार्ड को 50,000 पौंड दे दिया, 25,000 पौंड उसको दे दिया, किसको, हॉलवेल को दे दिया नवाब बनने की खुशी में, ये जगह इसको दे दिया। चूना व्यापार में शेयर दे दिया। अब देखो क्या करेगा मीर कासिम, मीर कासिम 3 क्षेत्रों में सुधार करेगा। अंग्रेजों को तो लगा कि हम कठपुतली ला रहे हैं, एक गधा ला रहे हैं, जैसे मीर जाफर गधा था तो हम मीर कासिम को गधा बनाएंगे, लेकिन इनका बाप निकला है। इसने क्या किया, 3 क्षेत्रों में सुधार किया, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में। देखो इसने क्या किया, राजनीति में देखो इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी, मुंगेर स्थापित की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थापित कर दिया, बदल दी राजधानी। क्यों बदल दी, मकसद ये था कि अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, अंग्रेज लूटपाट कम करेंगे, उसका प्रभाव नहीं रहेगा अंग्रेजों के, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा है। आर्थिक क्षेत्र में देखो इसने क्या किया, उपकर और सभी प्रकार के कर चुंगियों को समाप्त कर दिया। अब चुंगियों और सभी प्रकार के करों को क्या समाप्त कर दिया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो दस्तक का गलत उपयोग कर दे रहे। दस्तक वही 1717 के अंदर फर्रुखसिंह द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, जब वो एक मिशन गया था वहां पे, उसके जरिए। तो वो दस्तक का मतलब दस्तक दिखा के क्या करते, फ्री ट्रेड पास था वो, तो उसको क्या कर देते ये अंग्रेज स्थानीय व्यापारी को दे देते थे पैसे के बदले। जैसे कि मान लो कि 100 रुपए का टैक्स लग रहा है व्यापारी का, तो क्या करते, तो 50 रुपए मेरे को दे दे, अंग्रेज कहते थे 50 रुपए मेरे को दे दे, पास दे दे। तो दस्तक का गलत उपयोग करते थे, जिससे क्या होता था, राज्य को हानि होती। तो मीर कासिम ने सोचा कि वैसे ही हानि हो रही है तो और हानि सही, पूरे टैक्स को खत्म कर दो।
जो अंग्रेजी दस्तक का गलत उपयोग कर देते थे, उन्होंने क्या किया, पूरे टैक्स सिस्टम को गलत कर दो, सबको फ्री फ्री में व्यापार करने दो, कोई कोई टैक्स नहीं। तो इससे अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई कि यार हमारा तो धंधा चौपट हो गया, हम जो इलीगल पैसा कमाते थे वो नहीं रहा, ये तो मीर कासिम ने काट कर गड़बड़ कर दिया। तो क्या कि इनका भाव निकला है अंग्रेजों को। और देखो सैनिक क्षेत्र में क्या किया इसने, आधुनिक तौर से सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक जर्मन व्यक्ति, इसका नाम है समरू, को आमंत्रित किया। समरू को आमंत्रित किया। तो इन सब से क्या हुआ कि अंग्रेज काफी परेशान हो गए। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, क्योंकि इनकी दाल निकली मीर कासिम से। मीर कासिम से धन लूटना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम ने उनको धन लूटने ही नहीं दिया। तो मीर कासिम ने को हटाकर वापस इन्होंने मीर जाफर को वापस सेवा बढ़ा दी, जाफर ही बढ़िया है, बात तो मानता है। तो मीर जाफर को नवाब बढ़ा दिया। अब देखो साहब, तो मीर कासिम में कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अवध चला जाएगा। अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। और यहीं पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ठहरा हुआ था। शाह आलम द्वितीय ठहरा हुआ था अवध में। तो अवध में मिलकर ये एक सेना बनाएंगे, एक गठबंधन करेंगे, और उसके बाद होगा बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, इधर नोट डाउन करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और आगे हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो 2 संधियां होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में द्वैत शासक पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे अपन कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जो टकराव हो रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।